ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤੋ ਦੀ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬੇ ਦੀਨੇ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤੋ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਰਕਤੇ ਬੀਬੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ? ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਨੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਕਤੇ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਕੈਸੀਆਂ? बस माँ जी बिल्कुल ठीक था, मैं भी ठीक हाँ। ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਧਰ ਹਾਂ ਕਾਕੇ, इधर हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। वकील हो तो वो झूठ ज़रूर बोलता है, या वकील बनकर झूठ बोलना ही पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो एक मसरूफ़ तरीन वकील, राइटर, शायर, सोशल वर्कर और साथ ही साथ वो सियाहत का शौक़ रखने वाले भी हैं, सर सैयद महमूदुल हसन गिलानी साहब। इंशाल्लाह आपको इनकी स्टोरी से, इनके इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। हम इनसे पूछेंगे आप ये सब किस तरह इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, और भी बहुत सारे मज़ेदार सवालात आज मैं करूँगी, लिहाजा इस इंटरव्यू को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटे क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का। आप सबसे पहले ये बताएं कि एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है, या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि एक तो जब वकील कोर्ट में जाता है अपना केस प्लीड करने के लिए, तो उसको अपने केस के बारे में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, वो पढ़ के जाए। और दूसरा क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो होनी चाहिए। और तीसरी बात जो है अच्छा वकील बनने के लिए कि उसको ये गुर आना चाहिए कि उसने अपने क्लाइंट की जेब में से पैसे कैसे निकलवा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि क्योंकि मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, पर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जज बनने के लिए पहले वकालत करना या वकील बनना ज़रूरी होता है, या डायरेक्ट जज भी बना जा सकता है? नहीं, इसमें यह है कि LLB करना या कोई भी लॉ की डिग्री जो है वो बाहर के ममालिक से मिलती हैं। तो इसमें कानून की तालीम जो है वो जज बनने के लिए ज़रूरी है। और जब कानून की तालीम हासिल कर लेता है तो सिविल जज बनने के लिए पहले 2 साल की प्रैक्टिस है, पहले 1 साल की प्रैक्टिस होती थी लॉ करने के बाद। तो अभी मेरे ख्याल से 2 साल की प्रैक्टिस है, वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर सिविल जज का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर एडिशनल सेशन जज है, उसमें भी है कि आई थिंक 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और एज लिमिट भी है। उसमें भी वो तैयारी के साथ एग्ज़ाम जो है वो मुकाबले का पास करे तो उसके वो जज बन जाता है। तो तीसरी जो स्टेज है वो है हाई कोर्ट के जस्टिस की, जज की। तो उसमें वो अपॉइंट होते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो उसमें भी कुछ प्रैक्टिस होती है 10 साल की, और साथ कम से कम जो 45 साल एज है वो होनी चाहिए वकील की। तो फिर वो हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट हो सकता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर वो कानून की तालीम हासिल नहीं की तो वो जज नहीं बन सकता। जी अच्छा, क्योंकि अब लोगों की तरफ से वकील के ऊपर एक छाप लग चुकी है कि वकील हो तो वो झूठ ज़रूर बोलता है, या वकील बनकर झूठ बोलना ही पड़ता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? इसमें बेटे ईमान फातिमा, ये बिल्कुल गलत ये बताया गया है। एक चीज़ जो मशहूर हो गई है, जो अदालत में झूठ चलता ही नहीं है। जब वहाँ पे अगर कोई कत्ल हुआ है और उसका जब विटनेस होते हैं, गवाह आते हैं, तो उनको जब क्रॉस एग्जामिन होता है, पहले चीफ होता है फिर क्रॉस एग्जामिन होता है, तो अगर कोई झूठ बोल रहा है कोर्ट में तो वो छोटी छोटी बातों से पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है। ये जो छाप लगी हुई है कि झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल किसी ने खाम मशहूर कर दिया है। इसमें झूठ की गुंजाइश ही नहीं है वकालत के पेशे में। मतलब ये कि अगर कोई झूठ बोले तो पहले ही जाहिर हो जाता है, पता चल जाता है, कोर्ट्स को पता चल जाता है। अगर कोई वकील है तो वो झूठा गवाह पेश कर रहा है
वकील अगर, तो उसके बाद जब वो झूठा गवाह है, जब उसने वकूआ देखा ही नहीं है, उसने कत्ल होते देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसने किस चीज़ से फायर किया है, और जब उससे झूठे गवाह से जब सवाल करेगा दूसरा वकील, कि वो पूछेगा दूसरा वकील, आज ही बताएं कि आप जब कत्ल हुआ है तो आप कहाँ पे कितनी दूर थे, कौन कौन लोग थे, जब कत्ल हुआ है तो इसने कौन सी रफल के साथ फायर किया, उसका फायर का बट का दस्ता किस तरह का, उसके कपड़े किस तरह के पहने हुए थे, और कितने लोग थे, वो सारी चीज़ें जब उससे पूछेंगे तो उसका एक दो सवालात में उसकी हवा निकल जाती है, तो वो झूठ जो है वो बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा, आप ये बताएं कि एक वकील बन के, वकील का ये मतलब समझा जाता है कि सिर्फ वकील अदालत में जाके केस लड़ता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक वकील ऑफिस में बैठकर सिर्फ मशवरे दे या केस की पैरवी करे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। असल में जो वकील है ना, उसका तो काम ही यही है कि अदालतों में केस लड़ना, लेकिन अपने ऑफिस में उसका एक ऑफिस जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को डील करे, मशवरे दे, वहाँ पे अपने केसेस को तैयार करें। तो ये तो लाजमा मलजूम है। कोर्ट और जो ऑफिस है वकील का, जिसका ऑफिस नहीं है तो वो किस काम का वकील है? तो इसमें ऑफिस भी होना चाहिए, साथ कोर्ट में भी वो जाए, तो फिर ही वो वकील जो है मुकम्मल होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोर्ट में ना जाए, सिर्फ मशवरा दे अपने ऑफिस में बैठ के या पैरवी करे वहाँ से? इसमें ऐसा है कि जो प्रोफेशनल वकील जिसको आप कहते हैं, तो वो तो कोर्ट्स में जाएगा जब कोई प्रेपोजिशन आती है, कोई ऐसा मामला आता है। अगर एक बंदा किसी वकील के पास कोई स्टे लेने के लिए आता है या अपनी ज़मानत करवाने के लिए आता है, तो वो कोर्ट में बैठ के तो मशवरा नहीं दे सकता। वो तो मशवरा भी देगा, साथ उसको कोर्ट में जाके, ऑफिस में मशवरा भी देगा, लेकिन साथ कोर्ट में जाके उसकी ज़मानत भी करवाएगा, उसका वहाँ से स्टे लेगा। तो कोर्ट्स को, अगर कोर्ट्स में वो नहीं जाता तो फिर तो वो वकालत का मकसद ही फौत हो जाता है, फिर तो वो प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगर कोई ऐसा शख्स आपके पास आता है अपना केस लेके, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके साथ आप क्या मामला करते हैं? इसमें यह है कि जो एक प्रोफेशनल वकील है उसको फ़ीस तो लेनी चाहिए, लेकिन बाज़ हमारा मुआशरे में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जिनके साथ जुल्म होता है, तो उसमें कोई मेरे पास आए तो मैं उसका केस फ्री भी, जब मुझे महसूस हो कि ये फ़ीस नहीं दे सकता, ये वाकई मजबूर आदमी है, तो मैं उसका फ्री केस लड़ता हूँ। लेकिन इसमें जब मैं नया स्टार्ट हुआ वकालत में, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया कि उनके पास पैसे भी थे, और वो बिल्कुल आके तो उन्होंने शो किया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने उनके फ्री केसेस लड़ दिए। और जब केसेस लड़ने के बाद उन्होंने घर जाके अपने गांव में जाके कहा कि जी हम तो वकील साहब को बेवकूफ़ बनाए हैं। तो जब मुझे पता चला तो उन्होंने अपनी भैंसें फरोख्त करके अपनी जेब में 2 लाख रुपया वो लेके आए थे वकील को देने के लिए। तो जब उन्होंने आके मेरे पास रोए आके, तो मैंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, फ्री लड़ता हूँ। तो वो मुझे फिर दुख भी हुआ। तो इस तरह के मामलात में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जेब में पैसा होता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि ये हम पैसे कम दें या हम पैसे ना दें। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान के डिप्टी अटार्नी जनरल भी रहे हैं, राइटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, आप टीवी में भी आते रहते हैं, आपके मुख्तलिफ शोज़, साथ ही साथ रेडियो पे भी काम करते हैं, वकील हैं, तो इस सब कुछ आप किस तरह मैनेज कर लेते हैं? किस तरह इतना टाइम निकाल लेते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए? इसमें बेटे ये है कि बंदा अगर इरादा कर लेना कोई भी काम करने का, तो वो कर जाता है। थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि टाइमिंग जो है, अपना शेड्यूल जो है उसको बनाना होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे में से मैंने 22 घंटे मैंने मुसलसल 20-25 साल काम किया है, मुसलसल। और मैं जब आता था अपने ऑफिस में तो आके मुझे नींद आ जाती थी। और अभी मैं रिलैक्स हुआ हूँ जब मैं सीनियर हुआ हूँ। तो एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले किसी चीज़ को हासिल करने का, तो वो इंसान उसको हासिल कर लेता है। तो दूसरा, रेडियो जो है वो भी आप कह लें मेरा शौक़ है और जुनून है मेरा। और रेडियो में एक बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा उसमें खुद भी तैयारी करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। उसमें बहुत ज़्यादा इल्म जो है बंदे के पास हो, तो फिर ही बंदा बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। और मैंने बजाय इसके कि मैं किसी गुंडे की महफिल में बैठूं या किसी मैं शराबी कबाबी की महफिल में बैठूं या कोई नेगेटिव किसी बंदे के पास में बैठूं, तो मैंने अपने आप को बिजी किया हुआ है इस तरह के हेल्दी एक्टिविटीज़ में। अच्छा, हम आपका रेडियो पे शो देखते हैं और उसमें 4-5 बंदे बोल रहे होते हैं, तो क्या वाकई वो 4-5 बंदे बोल रहे होते हैं या आप
किस उसमें मतलब बेटे ये है कि 4-5 बंदे नहीं होते, मैं ये तो एक राज था, लेकिन आप राज जो है ना वो आपने अभी मुझसे उगलवा लिया है। मैं अकेला ही उसमें 3-4 आवाज़ें निकालता हूँ, और एक बाबा दीना उसमें होता है, एक महमूद लानी होता है, एक उसमें दादी बरकते बीबी होती है, एक बच्चा होता है उसमें। तो वो 4 आवाज़ें जो है वो मैं खुद ही निकाल रहा होता हूँ, और 4 आवाज़ों में मैं शो करता हूँ। और हर इतवार को FM 95 पे दिन के 12 से लेकर 2 बजे तक मेरा शो होता है, बाबे दीने दा डेरा। तो उसमें वो मैं खुद ही आवाज़ें निकालता हूँ। अच्छा, तो आप वो आवाज़ें निकाल के बताएं हमारे नाज़रीन को। उसमें ये है कि अभी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है तो महमूद लानी स्टार्ट करेगा, फिर उसमें आवाज़ें जो है वो आती रहेंगी। सब तो पहला तारीफ़ उस खुदा दी जिसने 10 लाख मील को तरदा सूरज बनाया और कायनात विच उसनू फकत एक नुक्ते दी हैसियत बख्शी, और फिर दुरूद पाक नबी थे जिस दी उम्मत विच आन वास्ते तरसन नबी। सजनों मित्रों बेलियो, मैं थोड़ा मेज़बान महमूद गिलानी, और महमूद गिलानी तरफ होता सब अस्सलाम वालेकुम ते जी जी मेरे पुत्तो दी पोते पोते मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬੇ ਦੀਨੇ ਦਾ ਡੇਰਾ। जी मेरे पुत्तो दियो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਰਕਤੇ ਬੀਬੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ महमूद लानी, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਕਤੇ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਕੈਸੀਆਂ? बस माँ जी बिल्कुल ठीक था, मैं भी ठीक हाँ। जी मैं चाचा, मैं काका बोल रहा मैं ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। मतलब ये 4 आवाज़ें जो है वो मैं निकालता हूँ। तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे शो करते हुए। इसको नेट पे भी देखा जाता है, अगर आप देखें इसको लिखें अगर आप FM 95 पंजाब रंग, तो बिल्कुल आपको सारे मेरे वीडियोस जो है शोज़ जो हैं वो सारे रेडियो के आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने इतना कुछ अचीव किया है, ये आपने वकील भी बन गए हैं, साथ ही साथ आपका ये ऑफिस भी है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, तो आप अकेले ही वकील हैं अपनी फैमिली में, या कोई और भी आपकी फैमिली में वकील है? वो कहते हैं ना कि ना पूछ शब हिजर कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। इसमें मेरी 30 साल की मेहनत है, और मैं एक गांव में पैदा हुआ, और गांव भी ऐसा कि जहाँ पे कच्चे मकान थे उस वक़्त, और मेरे घर में जो बिजली है, बिजली का बल्ब जो है उस वक़्त रोशन हुआ जब मैं मैट्रिक करके तो मैं शहर में फर्स्ट ईयर में दाखिल हो गया था। तो इसमें बड़ी अनथक मेहनत की मैंने, और ये सब कुछ अचीव करने के लिए तो बस मैं लोगों को भी यही, अपने दोस्तों को, बहनों को, अपने बच्चों को यही कहूँगा कि एक मकसद जो है वो ज़िंदगी का जो है उसको सामने रख के अगर आप चलते रहेंगे तो अल्लाह पाक जो है वो उसमें आपकी मदद करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो है मेरे बुज़ुर्गों के दुआएं हैं, और अल्लाह पाक की जो ख़ास रहमत है वो शामिल हाल है। इनके कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी एक मंजिल है, आपने उसे अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास अगर जज्बा होगा और आप उस पर हमेशा उसके लिए ही काम करते रहेंगे, एक दिन अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। वो कामयाबी 5 साल बाद भी मिल सकती है, 10 साल बाद भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के 50 साल भी लग जाएं, लेकिन अल्लाह किसी के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। और आपको इनकी स्टोरी से भी यही सबक मिलता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की, अनथक मेहनत करते गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर एक दिन इन्हें कामयाबी मिल ही गई। इंशाल्लाह मैं फिर से एक मोटिवेशनल इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत होंगी। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।